आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईश आदाब। सबसे पहले नजर डालेंगे खास खबरों की सुर्खियों पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मगरबी बंगाल में बीजेपी की उम्मीदों को झटका। बल्दियाती इंतखाबी नताइज में टीएमसी को जोरदार बढ़त। कुछ सीटों पर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस भी आगे। गैर मुल्की दौरे में वज़ीर-ए-आज़म के बयान को लेकर राज्यसभा में हंगामा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पीएम पर लगाया मुल्क के वक़ार से खिलवाड़ करने का इल्जाम। ज़लज़ले से बेहाल बिहार और मशरिकी यूपी में मौसम ने भी दी चोट। तेज आंधी और बारिश से आम जिंदगी मुतासिर। यूपी में 11 लोगों के मरने की खबर। नेपाल में चौथे दिन भी बारिश और ज़लज़ले के झटके। पूरी दुनिया से मदद की अपील। राहत रसानी के काम में तेजी। हिंदुस्तानी फौज और एनडीआरएफ ने दी झोंकी ताकत। और अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी सहरोजा दौरे पर दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन में शानदार इस्तकबाल। हिंदुस्तानी क़यादत से कई अहम इश्यूज पर होगी बात। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात का सेमीफाइनल मायने जा रहे बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली है। अब तक मिले नताइज और रुझानों में टीएमसी तकरीबन 2/3 सीटों पर आगे चल रही है। लेफ्ट फ्रंट को तो कुछ सीटों पर कामयाबी मिली है, लेकिन बीजेपी की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। हुगली के तारकेश्वर की सभी 15 सीटों में टीएमसी ने जीत हासिल की है। अपनी शानदार कामयाबी पर टीएमसी कारकुनान जश्न में डूब गए हैं। गुज़श्ता 18 अप्रैल को कोलकाता नगर निगम और 25 अप्रैल को रियासत में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात हुए थे। ज्यादातर ओपिनियन पोलों में टीएमसी को मजबूत दावेदार माना जा रहा था। अब नतीजे टीएमसी का हौसला बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर टीएमसी सदर और रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जल्जले से परेशान लोगों पर गौर करते हुए कारकुनान से किसी तरह का जश्न न मनाने की हिदायत दी है। सब खबराखबर नेবার জন্য মোটামুটি অনেকটাই পেয়েছি আমরা, হয়তো ফাইনাল স্টেজের একটু বাকি আছে, কিন্তু মোটামুটি এখন ধরতে পারা যায় কত দূর হয়েছে না হয়েছে। বিশেষ করে আজকের দিনে আমি জানি যদিও গভীর যে ভূকম্পন হয়ে গেছে নেপালে এবং আমাদের বাংলাতেও 3 জন মারা গিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ বিহার সহ সারা ভারতবর্ষে 75 জন মারা গিয়েছেন। তাদের জন্য আমাদের হৃদয় অলওয়েজ শোকাচ্ছন্ন আছে। আজকের এই আনন্দটাও আমাদের যেন মনে হচ্ছে কত মানুষ মারা গিয়েছে তাদের দিকেই মনটা পড়ে আছে। राज्यसभा में कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि गैर मुल्की दौरे में वज़ीर-ए-आज़म ने 60 साल के अरसे के तमाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन की है, जिसमें बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए के साबिक वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि 60 साल की गंदगी को भी साफ करना है। राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा ने वज़ीर-ए-आज़म को निशाने पर लिया, जिसका जवाब वज़ीर मालियात अरुण जेटली ने दिया, लेकिन अपोजिशन बहस की मांग पर डटा रहा। स्पीकर के बहस कराने के नोटिस के रद्द करने पर अपोजिशन ने हंगामा किया और कार्रवाई में खलल डाला। प्रधानमंत्री का यह कहना जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, हर प्रधानमंत्री का अपमान किया है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने सामाजिक देश की जमीन की शर्मा सर मुझे अंत में एक बात कहनी है। मुझे अंत में 1 मिनट You want to say now or after me? सर मुझे अंत में एक बात कहनी है। मैं बात को समाप्त कर रहा हूँ, सिर्फ समाप्त कर रहा हूँ। मुझे कहना है कि प्लीज कंक्लूड से प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं। प्लीज कंक्लूड। भारतीय जनता पार्टी के लीडर के रूप में नहीं जाते। देश के प्रधानमंत्री का आचरण, उनकी बात वही होनी चाहिए। श्री शरद यादव, भारत की सही छवि दुनिया के सामने। 60 साल में भ्रष्टाचार के जब कांड हुए तो जितने लोग हमारे साथ थे उन कांडों का पर्दाफाश करने के लिए आज उनको इस बात की जिक्र है, इस बात की चिंता है कि ये जिक्र को किया गया कि उस परंपरा को अब हम तोड़कर एक साफ सुथरी सरकार देना चाह रहे हैं। सर लिसन सर, he is not yielding, sit down. No, you have to leave.
listen. आप लोग, he's not yielding. He's not yielding. You listen, no. He's not yielding. Sir, I am not yielding. I am not yielding. You can speak later. Anand Sharma is not yielding. Of course I am going into the marriage. Listen to him. Of course I am going into the marriage. No, Yes, listen. yes, I will go into the marriage. Listen. Because the wrong statement has been made. No, please. I am going into the marriage. No, please. इस इशू पर दीगर लीडरान का क्या कहना है, ये सुनते हैं। फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी लगातार आम सहमति उस पर रही है और आनंद शर्मा ने जो बात उठाई है, मैं भी महसूस कर रहा था प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं और ज्यादा जा रहे हैं, इसका मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, ये खुशी है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो उन्होंने बाहर भाषण दिए हैं उसमें ध्वनि देश के आंतरिक मामलों पे, हमारे आंतरिक लोकतंत्र के ऊपर कई तरह का, ऐसा क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सवाल उठाया है माननीय आनंद शर्मा जी ने, देश की जो स्थापित परंपरा रही है विदेश नीति के संबंध में, माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले दौरे से लेके आज तक लगातार कहीं न कहीं उससे डेविएशन होता चला आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस में जब गए तो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद हमेशा पार्लियामेंट का डेलीगेशन एमपीज का जाता था दो हिस्सों में। वो पहली बार बंद किया गया, हमेशा जाता था। माननीय नेता सदन बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं, पहली बार बंद किया गया। इसके बाद जहां जहां गए कभी नहीं, यहां कुछ भी हम विरोध में हों, लेकिन बाहर होंगे हम तो प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे, अमेरिका जाएंगे, लेकिन वहां जाके प्रधानमंत्री विपक्ष पर या 60 साल के कचड़े पर, गंदगी पर या स्कैम पर बात करें, उसमें तो अटल जी की भी 9 साल की सरकार। किसानों का दुख दर्द जानने के लिए कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर हैं। राहुल गांधी सचखंड ट्रेन की जनरल बोगी से सफर करके लोगों का दर्द जानने की कोशिश कर रहे थे। राहुल पंजाब के खन्ना मंडी और गोविंदगढ़ में किसानों की सूरत हाल देखने जा रहे हैं। इसके अलावा वो किसानों से मिलकर तहवील एराजी बिल की भी मुखालफत करेंगे। राहुल गांधी के साथ रुकने पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई अहम लीडरान हैं। काफी बताया जा रहा है कि बुरी हालत है, तो मैं अपनी आंखों से देखना चाह रहा था। और गजेंद्र का कितनी देरी एक बहुत बड़ा मसला था। पंजाब जा रहे हैं। ओके सर, अब गरीब लोग घर जाएंगे, पंजाब जा रहे हैं, अभी पंजाब जा रहे हैं। ओके सर, ये लैंड मसला आगे बढ़ता रहेगा आपको लगता है, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा होते जा रहा है, बाकी पार्टी भी इसको काफी उठा रहा है आगे। आपका सवाल क्या है सर? आपको लगता है कि मुद्दा बड़ा होता जाएगा? हाँ, सेंट्रल इशू है। मैंने अपने भाषण में भी बोला कि जो इस देश को अनाज देते हैं, भोजन देते हैं, उनसे उनकी जमीन छीनी जा रही है, गलत है और इसको हम काउंटर करेंगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर मुमलिकत राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राहुल गांधी को अराजी बिल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण विधेयक में ज्यादा राजनीति दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक में कोई राजनीति नहीं है, ये देश के विकास का सवाल है, किसानों के विकास का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का सवाल है। और यही विषय हम बार बार कह रहे हैं कि राहुल जी को इस बात को समझना होगा कि देश के विकास को कभी कभी राजनीति से हटकर भी लेना चाहिए। हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। जब 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार,
कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिशवरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी समय पर। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। आम आदमी पार्टी अपनी वुज़रा और अराकीन असेंबली की करतूतों के सबब मुसलसल तनाज़े में गिरती जा रही है। ताज़ा मामला दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में वजीर जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री का है। तोमर की लॉ की डिग्री आखिरकार फर्जी साबित हुई है। बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात के दौरान इसे इशू बनाया था। इंतखाब में पर्चा दाखिल करते वक्त जितेंद्र सिंह ने खुद को भागलपुर यूनिवर्सिटी से LLB पास बताया था, जबकि पीर को यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने हाईकोर्ट में समाअत के दौरान बताया कि जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ की डिग्री फर्जी है, जिसकी वजह से न सिर्फ उन्हें वजीर के ओहदे से हाथ धोना पड़ सकता है, बल्कि उनकी असेंबली रुकनियत भी रद्द हो सकती है। फर्जी डिग्री का इंकशाफ होने के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने तोमर को पूछताछ के लिए तलब किया है। यूनिवर्सिटी ने किसी ने रिएक्ट नहीं किया है, आप आने दीजिए। अगर जो कल यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी चीज दी होती तो कोर्ट मुझे पनिशमेंट देता। कोर्ट मुझे लिखा था कि 20 अगस्त को आना। अब 20 अगस्त की डेट है। मैं जितनी भी, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स कहीं चले थोड़ी गए। थोड़े बाद उन्होंने टेम्पर टूपर करवा दिए, वो अपने आप कोर्ट ठीक करा लेगा जब पूरे रिकॉर्ड्स मंगाए जाएंगे, जब रजिस्टर मंगाए जाएंगे। वहां से बहुत बड़े रजिस्टर होते हैं जो रिकॉर्ड्स के होते हैं। आप भी सब लोग पढ़े लिखे हैं, जो यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, TR होता है, एडमिशन का रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, वो सब जब कोर्ट में आएंगे तो उस टाइम सब फैसला हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। हमें इंतजार करना चाहिए थोड़ा, और 28 अगस्त तक का समय दिया गया है जितेंद्र तोमर जी को जवाब देने का। मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी की आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स को एडहेयर करते हुए जितेंद्र भाई अपना जवाब कोर्ट को देंगे, और निश्चित रूप से सरकार इन सारे मामलों में, सारे मसलों में विजिलेंट बनी रहेगी, और जो भी सही होगा, जो भी विधि सम्मत होगा, जनता के हक में होगा, और पार्टी की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इंटैक्ट रखने के हित में जो होगा, पार्टी और सरकार वही निर्णय लेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली में किसान गजेंद्र सिंह की मौत को दिल्ली पुलिस की जांच में खुदकुशी नहीं बल्कि हादसा बताया गया है। पीर को नई दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। हम आपको बता दें, 22 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने तहवील अराजी बिल के खिलाफ किसान रैली का इनेकाद किया था, जिसमें राजस्थान से आए किसान गजेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि गजेंद्र ने अपनी माली हालत से परेशान होकर रैली के दौरान पेड़ से लटक कर खुदकुशी की है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि गजेंद्र ने रैली में खुदकुशी नहीं की, बल्कि वो सिर्फ एक हादसा था। सुप्रीम कोर्ट से शोभा डे के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने शोभा डे के खिलाफ महाराष्ट्र असेंबली को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया है। प्राइम टाइम में मराठी फिल्मों को दिखाने पर शोभा डे ने एक बयान दिया था। मशरकी यूपी और बिहार के कई शहरों में मौसम अचानक खराब हो गया है। आंधी बारिश से बिहार में आसमान में अंधेरा सा छा गया है।
मशरकी उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। यहां आंधी और बारिश से 11 लोगों की मौत की खबर है। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी हलके बनारस और रामनगर इलाके को जोड़ने वाला पीपे का पुल आंधी बारिश से टूट गया है, जिससे रामनगर के सामने वाले घाट का रास्ता बंद हो गया है। उधर नेपाल में जलजले के झटकों का सिलसिला जारी है। नेपाल में आज सुबह 5:05 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज नेपाल का लामजुंग था। जलजले की शिद्दत रेख्तर स्केल पर तकरीबन 4.5 रही। नेपाल में जलजले से अब तक 4,310 लोगों की मौत हो चुकी है और 8,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। नेपाल में हिंदुस्तान का ऑपरेशन मैत्री जारी है, लेकिन बारिश की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। नेपाल में आज सुबह भी बारिश हुई, जिससे राहत और बचाव के कामों में परेशानी पैदा हुई। जलजले से मुतालिक उमूर के माहिर PR वैद्य ने कहा कि नेपाल में दोबारा आए जलजले के झटकों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। जहां तक आफ्टर शॉक्स है उससे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आफ्टर शॉक्स तो अब जो आएंगे वो चलेंगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, यानी उनका आने का जो पीरियड है वो कम होता चला जाएगा। तो आफ्टर शॉक्स से तो चिंता की शायद कोई बात नहीं है। जलजले के बाद काठमांडू और आसपास के कई इलाकों में शदीद बारिश हो रही है, जिससे राहत और बचाव कामों पर काफी असर पड़ा है। बारिश और आंधी की वजह से लोगों की हालत मजीद खराब हो गई है। बारिश और आंधी के सबब लोगों में दहशत का माहौल है। नेपाल में हिंदुस्तानी फौज का राहत ऑपरेशन जारी है। आज सुबह हिंदुस्तानी फौज और NDRF की टीमों ने नेपाल के दुश्वार गुजार रास्तों से कई लोगों को निकाला और उन्हें राहत कैंप में पहुंचाया। अब फौज ने नेपाल के शहरी इलाकों के अलावा देही इलाके का रुख किया है, जहां से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। नेपाल में राहत के काम और इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशन में क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, इस सिलसिले में समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे जफर अब्बास ने ग्रुप कैप्टन BS रेड्डी से खास बातचीत की। नेपाल में आए भूकंप के बाद जो राहत सामग्री है वो ज्यादातर ग्लोब मास्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है। ग्रुप कैप्टन BS रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रेड्डी साहब, ये बताएं कि अब हालात कैसे हैं नेपाल में और वहां पर क्या दुश्वारियां, क्या दिक्कतें आ रही हैं? जो शुरू में हमारे मिशन में रिक्वायरमेंट आया था कि मेडिकल टीम भेजे गए थे और उसके बाद NDRF की टीम उनके इक्विपमेंट के साथ गया था, लेकिन अभी इंजीनियरिंग टास्क फोर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रहा है, तो हमारा मिशंस भी उसी प्रकार से मॉडिफाई हो रहे हैं। अच्छा सर, ये बताया जा रहा है कि जो रबल वहां पर है, जो रोड्स हैं वो पूरी तरह ब्लॉक हो गई हैं, तो क्या JCBs, जो बुलडोजर्स हैं वो ले जाए जा रहे हैं? अभी जो हमारा एयरक्राफ्ट जो जाने के लिए पूरा तैयार था और वापस आ गया पार्किंग का शॉर्टेज की वजह से, उसमें एक JCB है और 2 छोटे से एक्सकवेटर्स हैं जो फंसे हुए लोगों को निकाल सकते हैं रबल के नीचे से, और पूरा टास्क फोर्स है 60 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवान हैं उनके ऑफिसर के साथ। तो यानी अब जो राहत की सामग्री है, खाने पीने की काफी दिक्कतें हो रही हैं वहां पर लोगों को, इनके साथ साथ जो अब टेक्निकल स्टाफ है वो भी जा रहा है। हाँ, रेस्क्यू रिकवरी क्रू ज्यादा जा रहे हैं। अभी रिलीफ मटेरियल में थोड़ा रुकावट है, क्योंकि अभी वहां से रिक्वायरमेंट ऐसा आ रहा है कि आप ज्यादातर टास्क फोर्स को भेजें। अच्छा सर, ये जो ग्लोब मास्टर की अगर हम बात करें, इसकी जो कैपेसिटी होती है, कितने टन की कैपेसिटी होती है? इसका वैसे 75 टन है, लेकिन जैसे सामान इस मिशन के लिए जा रहे हैं उसमें वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ट्रक चाहिए उनको और JCB चाहिए और एक्सकेवेटर्स चाहिए, तो उसके हिसाब से उसमें 40 टन तक भर जाता है और बाकी टेक्नीशियंस और पर्सनल भी ले जाना पड़ता है। उस हिसाब से पूरा 70 टन भरता नहीं है। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप, BS रेड्डी साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो एयरफोर्स है, और जब भी हमने जो नेपाल से लोग बच करके वापस आए हैं वो भी बिल्कुल उनके मुंह से भी फूल झड़ रहे थे एयरफोर्स के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो जिंदा बच करके आए हैं तो एयरफोर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि एयरफोर्स जिस तरह से काम कर रही है, NDRF जिस तरह से काम कर रही है, ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द लोग सुरक्षित लौट करके अपने देश वापस आए। इस समय हिंडन रेलवे से कैमरामैन हरीश चंद्रा के साथ जफर अब्बास, जैदी। मरकजी वजीर VK सिंह ने आज दिल्ली से नेपाल के लिए राहत रसानी का सामान भेजा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हर मुमकिन नेपाल की मदद कर रहा है और हर तरीके से ताउन करता रहेगा। देखिए, ऐसे समय पर बहुत जरूरत पड़ती है। ये आपदा ऐसी है जिसमें जो लोग बेघर हो गए हैं,
जो अलग थलग पड़े हुए हैं उनको जितनी जल्दी चीजें पहुंचे उतना अच्छा है। कई देशों ने और भी मदद मांगी है भारत सरकार से, तो आप लोग क्या मदद? देखिए, भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय नागरिकों को और जो भी फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। नेपाल से बचाए गए कुछ हिंदुस्तानी चेन्नई पहुंचे हैं। ये लोग जलजला आने के बाद से वहां फंसे हुए थे। नेपाल में फंसे हुए लोगों को आज जहाज के जरिए चेन्नई एयरपोर्ट लाया गया। All the flights got cancelled and we didn't have any international flight flying away from Pokhara also, so we again traveled by road. That was a tedious path actually, and we came back to Kathmandu, and day before night yesterday we stayed at Kathmandu, and that was a nightmare actually for us. We were not able to sleep, we were just on the road. पोरबंदर के पास पकड़ी गई पाकिस्तानी बोट के मामले में मुंबई की अदालत ने सभी मुलजिमों को 5 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मुंबई के एलोगेट थाने ने कोर्ट को बताया कि उन्हें यह जानना है कि ये ड्रग्स किसे दिए जाने थी और पाकिस्तान में ये किसकी साजिश थी। इस मामले में हिंदुस्तान, पाकिस्तान के कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और पाकिस्तानी बोट पर झंडा क्यों नहीं लगा था। एक और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटकर देखेंगे आलमी खबरें। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी 3 दिन के सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान आए हुए हैं। उनका राष्ट्रपति भवन के अहाते में शानदार खैर मकदम किया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया के अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थी। इस दौरान दोनों मुल्कों के लीडरान के साथ कई अहम इश्यूज पर बातचीत होगी। दोनों लीडरान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मामलों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बात कही। President Ghani and I discussed the historic efforts to rebuild his nation. We in India admire the courage and resolve of the Afghan people to seek a future of peace and prosperity. They are succeeding against huge challenges. The relationship between India and Afghanistan is not just between 2 countries or governments. It is a timeless link of human hearts. Railways in connectivity, air, ground, and virtual would connect us. In this regard, we very much welcome your emphasis on the bilateral and multilateral transit and transport agreement. Atari Wagah is a desired destination for us. It would allow Afghan goods to again reach this vast market. And may I take a moment to thank Tagore. Kabliwala has done more to give us a brand that we could not buy with $1 billion of advertisement. So I'm delighted that the old version is being watched and a new version is being prepared that will give you a much more authentic sitting inside Afghanistan. दहशतगर्द तंजीम ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की खबर है। रेडियो ईरान ने यह दावा किया है।
गुज़श्ता हफ्ते गार्डियन अखबार ने दावा किया था कि 44 साल का बगदादी अमेरिका की क़यादत में इत्तेहादी फौज की तरफ से जारी हवाई हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया है। हालांकि अमेरिका की दिफाई वजारत पेंटागन ने इस खबर की तस्दीक नहीं की थी। आपको बता दें कि अबू बकर अल बगदादी ने सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग इस्लामिक स्टेट बनाई थी और उसने खुद को खुद साख्ता खलीफा होने का ऐलान कर रखा था। मुल्क शाम के शिमाल मगरबी शहर जसरुल शगूर पर अलकायदा नवाज ग्रुप अल नुसरा फ्रंट ने कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ बागियों के साथ घमसान की लड़ाई के दौरान बड़ी तादाद में शामी फौजियों की हलाकत की इत्तला है। इंसानी हकूक के मंदूबीन का कहना है कि जसरुल शगूर शहर की सड़कें शामी फौजियों की लाशों से भर गई हैं। शाम में इनकलाबी कारकुनान की तरफ से बताया गया है कि अलकायदा नवाज ग्रुप ने 4 साल में पहली बार वस्ती शाम में निहायत अहमियत के हामिल शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया है। शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हकूक के मुताबिक कब्जे के दिन लड़ाई के दौरान 60 शामी फौजी हलाक हुए हैं। 3 रोज से शामी फौज और नुसरा फ्रंट में लड़ाई जारी थी, जिसमें बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं। यमन के 3 शहरों में सदर मंसूर हादी की वफादार फौज और हौसी बागियों के दरमियान खूरेज झड़पें हुई हैं, जिसमें कम से कम 90 अफराद हलाक हो गए हैं। अल अरबिया न्यूज चैनल के मुताबिक यमन के जुनूब और जुनूब मगरबी शहरों मुआरिफ, ताज और अदन में फौज और उनके इत्तेहादी कबायलियों की हौसी बागियों और उनके इत्तेहादियों के दरमियान लड़ाई हो रही है। ताज के बाशिंदों का कहना है कि मंसूर हादी की फौज ने इस शहर में हौसी मिलिशिया से बहुत से इलाके खाली करा लिए हैं। हौसी बागियों ने इन इलाकों पर तकरीबन 1 महीने से कब्जा कर रखा था और उन्हें किसी किस्म की मुजाहिमत का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें वहां से पसपा होना पड़ा है। नेपाल और हिंदुस्तान में जल्जले के झटकों के दरमियान पाकिस्तान के पेशावर में भी तेज आंधी और तूफान आया है, जिसके नतीजे में कम से कम 45 अफराद जाँ बहक और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। आंधी और तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान सूबा खैबर पख्तून के सदर मकाम पेशावर में हुआ है, जहां 28 लोग मारे गए हैं। 4 सादा में 8 और नौशहरा में 4 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। पाकिस्तानी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अचानक आने वाली आंधी और तूफान के नतीजे में इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। हुकाम के मुताबिक दरख्त और खंभे गिरने से शाराएं बंद हैं, इमदादी सरगर्मी में रुकावट पेश आ रही है। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई का निजाम भी मुतासिर हुआ है। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर देखते हैं। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मगरबी बंगाल में बीजेपी की उम्मीदों को झटका। बल्दियाती इंतखाबी नताइज में टीएमसी को जोरदार बढ़त। कुछ सीटों पर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस भी आगे। गैर मुल्की दौरे में वज़ीर-ए-आज़म के बयान को लेकर राज्यसभा में हंगामा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पीएम पर लगाया मुल्क के वक़ार से खिलवाड़ करने का इल्जाम। ज़लज़ले से बेहाल बिहार और मशरिकी यूपी में मौसम ने दी चोट। तेज आंधी और बारिश से आम जिंदगी मुतासिर। यूपी में 11 लोगों के मरने की खबर। नेपाल में चौथे दिन भी बारिश और ज़लज़ले के झटके। पूरी दुनिया से मदद की अपील। राहत रसानी के काम में तेजी। हिंदुस्तानी फौज और एनडीआरएफ ने भी झोंकी ताकत। अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी से रोजा दौरे पर दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन में शानदार इस्तकबाल। हिंदुस्तानी क़यादत से कई अहम उमूर पर होगी बातचीत। खबरनामा खत्म हो रहा है। आलमी समय इंटरनेट पर देखिए, लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट समयलाइव.com। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब।